नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विकास लेक्चर में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार रोजाना की तरह अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा टॉपिक चल रहा था प्रोटोजोआ, और इसी के संबंध में जो हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बनते हैं। तो मैं डायरेक्टली बुक्स आपके सामने लेकर आ गया हूँ, और इन्हीं बुक्स के में से जो है हमें प्रत्येक क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, ध्यान दें कि अगर आपको ऐसा लगता हो कि ये क्वेश्चन आपको लिखने चाहिए तो आप इनको तभी लिखेंगे, अन्यथा आप अपनी केवल प्रैक्टिस के ही लिए वीडियो देखेंगे। ठीक है, बस आप प्रयास करेंगे कि वीडियो को पूरा देखना है। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं, मैं आपको बुक दिखा देता हूँ। ये हमारी स्पेशलिस्ट नीट की बुक है। ठीक है, ये देख सकते हो आप, एरोलेस की नीट की बुक है, और इसी से ही हम ये सभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो मैंने डायरेक्टली टॉपिक उठा लिया दोस्तों, इसका नाम है प्रोटोजोआंस प्रोटिस्टा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो अपना शुरू करते हैं। हालांकि जो ये मेरे पास बुक्स है, इसमें ऑलरेडी जो है आंसर दिए हुए हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको उनका डिटेल भी बता दूंगा। तो चलिए, बिल्कुल भी हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है। नॉक्टिल्यूका फाइलम प्रोटोजोआ की किस क्लास से संबंधित है? तो दोस्तों, मैं आपको जानकारी दे दूँ, जब मैंने आपको प्रोटोजोआंस की थ्योरी समझाई थी तो नॉक्टिल्यूका फाइलम के बारे में बताया था कि किससे है, राइजोपोडा से है, स्पोरोजोआ से है, सिलिएटा से है, या मेस्टिकोफोरा से है। तो बेसिकली आपको याद होगा, तो मैंने आपको मेस्टिकोफोरा से, ठीक है, मेस्टिकोफोरा की जब डिटेल आपको बताई थी, कैरेक्टर्स लिखवाए थे मेस्टिकोफोरा के, तो ये नॉक्टिल्यूका एग्जाम्पल वहाँ पे लिखवाया था, आप देख सकते हो। ठीक है, अगर आपने वो मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो में भी डिटेल समझ सकते हो। हालांकि ये क्वेश्चन किसी भी तरह के एग्जाम में नहीं पूछा गया है। चलिए, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिया गया अमीबा का एक चित्र है और ये किस प्रकार की प्रक्रिया को दर्शा रहा है? दोस्तों, आप समझ सकते हो कि एक अमीबा का डायग्राम दे दिया, इसमें लिखा हुआ है जो हमारे पास फूड है, तो सॉलिड फूड यहाँ पे एंट्री किया, और ये सॉलिड फूड जो है ये फूड वैक्यूल यानी कि जो खाद्य धानी के अंदर दिखा दिया, और इसके बाद इसका क्या कर दिया, वो एंटीलाइजेड। ठीक है, अब इसका एंटीलाइजेड हो गया है ना, और ये क्या है, मॉलिक्यूल्स इन सॉल्यूशन। अब देखिए जरा, इसमें 4 ऑप्शन है, तो दोस्तों किसको शो कर रहा है? एक्सोसाइटोसिस को शो कर रहा है, पिनोसाइटोसिस को शो कर रहा है, फेगोसाइटोसिस को शो कर रहा है, उपरोक्त सभी को। और ये आपका जो पूछा गया है कि कैट में 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों, आप समझिएगा कि फेगोसाइट से रिलेटेड यानी कि खान पान से संबंधित इसमें दिखाया गया है अमीबा की प्रक्रिया। और दोस्तों, इसको कहते हैं क्या, इसको हम फेगोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, समझ में, इसको क्या कहते हैं, फेगोसाइटोसिस कहते हैं। मैंने इसकी डिटेल अमीबा की आपको दे दी हुई है, तो आप वहाँ पर देख सकते हो। तो अमीबा का जो फूड प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है भाई, वो फेगोसाइटोसिस कहलाता है। चलिए, इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि बहुकेंद्रीय जीव द्रव्य का चिपचिपा द्रव स्लाइम मास तथा अमीबा जैसी थायराइड बॉडी किसका लक्षण है? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और केरला में पीएमटी 2009 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसमें जानकारी दूं मैं आपको, इसमें आपका ई तक ऑप्शन दिया हुआ है। एस्कोमाइसिटीज, नहीं, ये तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? जो एस्कोमाइसिटीज है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं बात करता है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अमीबा दिया हुआ है। तो आप ज़रा बताइए, एक्टिनोमाइसिटीज है ना, फाइकोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और मिक्सोमाइसिटीज। आपको बेसिकली याद होगा कि जब हम प्रोटोजोआंस के कैरेक्टर्स पढ़ रहे थे तो ये शब्द जो है वहाँ पर आया था, यानी कि जो कहीं ना कहीं बात करते हैं जो चिपचिपा द्रव बनाता है, और अमीबा में जो थायराइड संरचना बनती है वो किस में बनती है, मिक्सोमाइसिटीज में बनती है। ठीक है, तो मिक्सोमाइसिटीज का ये हो जाएगा। और देखो डायरेक्टली क्वेश्चन कितना आसान क्वेश्चन दे दिया है यहाँ पर। ट्राइकोनिम्फा के बारे में आप जानते होंगे कि ये दीमक के अंदर पाया जाता है। ठीक है, ट्राइकोनिम्फा दीमक के अंदर पाया जाता है, और ये दीमक में सेलुलोज का पाचन करता है। तो दोस्तों, फिलहाल हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये किस वर्ग का है। ठीक है, तो मस्टिकोफोरा एग्जाम्पल में भी मैंने आपको लिखवाया था, तो मस्टिकोफोरा में ये आता है। ठीक है, वर्ग या क्लास। चलिए, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एंट अमीबा हिस्टोलिका का संक्रमण किस रूप में होता है? अब ट्रोफोजोइट, तो कई बार इसमें बच्चे जो है कन्फ्यूज होते हैं कि ट्रोफोजोइट कर देते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, आपको इसमें चतुर्थ केंद्रीय शिस्ट, ठीक है, करना है एंट अमीबा हिस्टोलिका के बारे में। ठीक है,
तो आपको समझ में आया। एंट अमीबा हिस्टोलिका होता कहाँ है, ये हमारे आंत में भी होता है, ठीक है, आंत के अंदर होता है। समझ में है आपके बात। तो इन्फेक्शन करता है, इसकी आगे की क्वेश्चन देखेंगे, जो आगे क्वेश्चन आएंगे इसके जुड़े हुए। तो एंट अमीबा जो परजीवी होता है दोस्तों, किसका होता है, मनुष्य का परजीवी होता है, ठीक है। इसकी डिटेल पर चर्चा करेंगे। तो फिलहाल इसका जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, चतुर्थ केंद्रीय शिस्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, पैरामीशियम है। तो पैरामीशियम बेसिकली क्या है भाई, प्रोटोजोआंस है, बैक्टीरिया, वायरस, एनिलिडा। तो भैया ये प्रोटोजोआंस क्या होता है, पैरामीशियम प्रोटोजोआंस का एक कैंडिडेट है, ठीक है। और ये पूछा गया है ओडिशा में जी 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कौन सा प्रोटोजोआ का प्रचलन अंग नहीं है। तो दोस्तों आपको याद होगा क्या कि जब हम प्रोटोजोआंस के करैक्टर्स पढ़ रहे थे तो सीलिया भी इसमें प्रचलन अंग होते हैं और फ्लैजेला भी इसमें प्रचलन अंग होते हैं। कुटपाद के द्वारा भी कुछ एनिमल्स मोशन लोकोमेट्री ऑर्गन होते हैं। लेकिन पैरापोडिया, ये पैरापोडिया क्या है भाई, पैरापोडिया है एनिलिडा संघ का एक महत्वपूर्ण करैक्टर्स, ठीक है। तो जो एनिलिडा संघ है ये उसके अंदर ही पढ़ा जाता है, ठीक है। पैरापोडिया नेरिस या एनिलिडा के जो एनिमल्स होते हैं उनमें ये चलन अंग होता है। तो इतना आपकी समझ में है। चलिए देखो कितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश पीएमटी, ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप देख सकते हो। चलिए इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, मोनोसिस्ट किस ऑर्डर से संबंधित है भाई, ठीक है। मोनोसिस्ट जो है वो किस ऑर्डर से रिलेट करता है, क्या ग्रिगिनिडा से रिलेट करता है, कोक्सीडिया से, या माइक्रोस्पोरिडिया, सार्कोस्पोरिडिया। तो भैया सिंपल सी बात है, मैं कह सकता हूँ जो मोनोसिस्ट होता है भाई वो ग्रिगेरिनिडा से रिलेट करने वाला एक क्या है, एक प्रोटोजोआंस होता है, ठीक है। तो मोनोसिस्ट का अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा तब इसकी डिटेल को बताऊंगा आपको, ठीक है। तो फिलहाल इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, किस प्रोटोजोआंस में संकुचनशील रिक्तिका नहीं पाई जाती है। तो किस प्रोटोजोआंस में जो संकुचनशील रिक्तिका है वो किस में नहीं पाई जाती है भाई, कौन से प्रोटोजोआंस, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है बीएचयू में। देखो 2001 सीबीएसई पीएमटी में 2001 में क्वेश्चन पूछा गया, कौन से प्रोटोजोआंस परजीवी में खाद्य रिक्तिका नहीं पाई जाती है, खाद्य रिक्तिका पाई जाती है, ठीक है। मतलब वो ऐसे प्रोटोजोआंस की बात कर रहा है जो पैरासाइटिक हो, मतलब दूसरों पर डिपेंड करता हो लेकिन उसमें फूड वैक्यूल पाया जाता हो, फूड वैक्यूल इन प्रेजेंट हो। तो भाई युगलिना तो ऐसा है नहीं क्योंकि युगलिना परजीवी नहीं होता है, पैरामीशियम भी परजीवी नहीं होता है। अमीबा थोड़ा सा हो सकता है क्योंकि अमीबा की कुछ जातियाँ होती है, लेकिन हो सकता है कि इसमें खाद्य रिक्तिका नहीं पाई जाती है। लेकिन प्लाज्मोडियम तो इसका 100% होगा ही। आपको मैं बेसिकली जानकर दूँ प्लाज्मोडियम के बारे में, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, इसकी कई प्रजातियाँ हैं जो मनुष्य को, मच्छर को संक्रमित करती हैं, ठीक है। तो फिलहाल इसका जो राइट ऑप्शन चला जाएगा वो प्लाज्मोडियम के साथ चला जाएगा। सबसे ज़्यादा पॉजिटिव आंसर जो है दोस्तों उसका प्लाज्मोडियम जा रहा है। चलिए इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 योर स्क्रीन, और देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है भाई, इसको भी पढ़ लेंगे, ठीक है। देखो भले ही मेरा तरीका ऐसा है लेकिन आपका जो वीडियो देने का तरीका है वो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको सोल्व कराने का यही एक मुझे जरिया दिखाई दिया, इसीलिए मैं आपको जो है इस तरीके से क्वेश्चन बता रहा हूँ। टाइप करता है तो काफ़ी टाइम मेरा खर्च होता, ठीक है। तो इस वजह से हम इस तरह से कर रहे हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है भाई, ये केवल जो निशान लगे हुए हैं आंसर पे ये इसी चैप्टर में लगे हुए हैं, अदर चैप्टर में ये निशान नहीं लगे हुए हैं। सेकंड हैंड किताब थी तो इसी चैप्टर में ये निशान लगे हुए हैं, दूसरे चैप्टर्स में ये निशान नहीं लगे हुए मिलेंगे। तो फिलहाल आज हम केवल इसी तरीके से मेंटेन करेंगे, लेकिन आगे से किसी चैप्टर में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10, एंट अमीबा हिस्टोलिका एक मानव परजीवी है, यह सामान्यतः कहाँ पाया जाता है भाई। अभी आपको बताया था कि जो एंट अमीबा हिस्टोलिका होती है ये मनुष्य में परजीवी होती है, किसका, आंत का परजीवी होती है। जो हमारी स्टेटाइन होती है, खासकर कॉलन स्टेटाइन का जो पार्ट होता है भाई वो एंट अमीबा वहाँ पर पाया जाता है।
और यदि मैं बात करूँ तो ज़्यादा खास नुकसान एंट अमीबा हिस्टोलिका मनुष्य को नहीं पहुंचाता है, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, सिलिएट अन्य प्रोटोजोआन से किस प्रकार भिन्न है। सिलिएट मीन्स जिसके ऊपर छोटे छोटे सीलिया हों, तो अन्य प्रोटोजोआन से वो किस प्रकार भिन्न होता है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ सिलिएट की, तो सीलिया होते हैं आप समझ सकते हो बेसिकली जो पैरामीशियम होता है, तो पैरामीशियम के ऊपर भी छोटे छोटे सीलिया प्रेजेंट होते हैं भाई। और अगर मैं मुख्य कैरेक्टर्स की यहाँ पर बात करूँ तो जो सीलिया होते हैं उनमें छोटे छोटे 2 केंद्रक होते हैं। ठीक है, अब चलिए चलते हैं ऑप्शन क्या क्या कह रहे हैं। ये गमन के लिए कसाबिका का प्रयोग करते हैं, नो नो नो, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सीलिया जहाँ हो जाएंगे वहाँ कसाबिका का कोई मतलब नहीं होता। कसाबिका मतलब फ्लैजेला, तो भाई फ्लैजेला का क्या मतलब, ये तो सीलिया की बात कर रहा है, तो ये तो क्वेश्चन ये तो आपका जो ऑप्शन है ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। देखो नीट 2018 में क्वेश्चन ट्रेंड किया हुआ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनमें अतिरिक्त पानी का निकालने के लिए संकुचनशील धानी होती है। अब बात क्या दी, क्या इसमें पानी के लिए अतिरिक्त धानी होती है, नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये शिकार को पकड़ने के लिए बिल्कुल बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि इसमें शिकार पकड़ने का कोई मतलब भाई नहीं है, क्योंकि पूरी बॉडी पे इनकी सीलिएट होती है, पूरी बॉडी इनकी सिलिएटेड होती है, कुल मिला के आप कह सकते हो। और इसमें 2 केंद्रक पाए जाते हैं, यही इसका मुख्य कैरेक्टर्स है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें 2 प्रकार के केंद्रक पाए जाते हैं। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 योर स्क्रीन, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है। तो निम्न में से कौन सा जोड़ा सही जोड़ा है, आपको पहचान करनी है सही जोड़े की। तो एडीज प्लेग, एनोप्लीज मलेरिया, घरेलू मक्खी पित्त जवर, देहजूट टाइफाइड। तो सही जोड़े की अगर बात करूँ तो प्लेग जो है वो, एडीज जो है वो प्लेग नहीं होता है, तो रॉन्ग। ठीक है, तो एडीज तो एक क्या है, एक परजीवी के द्वारा फैलने वाली बीमारी है, तो प्लेग इससे संबंधित नहीं है। घरेलू मक्खी पित्त जवर, नहीं 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 नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जो घरेलू मक्खी है वो, उससे पित्त जवर नहीं होता है, पित्त जवर का अलग मैटर है दोस्तों। तो एनाफ्लीज जो मच्छर है वो मलेरिया के कारण फैलता है, तो फिलहाल हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं बात करूं मलेरिया की दोस्तों, तो मलेरिया जो होता है वो क्या होता है भाई, मलेरिया मच्छर आप इसको कह सकते हो। और मलेरिया की रोकथाम करने के लिए कहीं ना कहीं बात होती है किसकी, गैम्बूसिया मछली की अगर बात होती है तो मलेरिया की जो रोकथाम हो सकती है। और अगर मैं वही बात करूँ जीके की, तो मलेरिया से संबंधित 2 क्वेश्चन हमारे ये भी उठते हैं कि जो मलेरिया दिवस है दोस्तों, तो ये जो मच्छर दिवस है ये अगस्त में मनाया जाता है। ठीक है, ये अगस्त में मनाया जाता है 20 अगस्त को। और अगर मैं बात करूँ 25 अप्रैल की, अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो मलेरिया का और मच्छर का एक अट्यूट कनेक्शन होता है, इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, किसी एक क्वेश्चन को बिंदा समय नहीं दे सकते। तो क्वेश्चन नंबर 13 योर स्क्रीन, सभी परजीवी प्रोटोजोआ के किस समूह से संबंधित हैं। तो सभी परजीवी प्रोटोजोआ यानी कि जितने भी हमारे प्रोटोजोआंस हैं और वे पैरासाइट हैं, तो वे किस ग्रुप के अंदर आएंगे भाई। आपको क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि ऐसे प्रोटोजोआ कौन से हैं, ऐसे प्रोटोजोआ ग्रुप कौन सा है जो सारे के सारे पैरासाइटिक यानी कि दूसरों पर डिपेंड करते हैं। तो फिलहाल हमारा जो ऑप्शन नंबर आपको दिखाई भी दे रहा है स्पोरोजोआ। और इस वीडियो में दोस्तों आपको आंसर चॉइस करने में ज़्यादा भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, है ना, क्योंकि ऑप्शन तो इसके पहले ही कलर किए गए हैं जो इसके राइट ऑप्शन हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आप मेरी बात ध्यान से सुनते रहिएगा, क्योंकि 4 ऑप्शन से संबंधित जितनी भी बात यहाँ पर हो रही है मैं सभी आपको बता रहा हूँ। तो सभी परजीवी प्रोटोजोआंस के किस समूह से संबंधित होते हैं। तो फिलहाल इसका जो राइट ऑप्शन है वो स्पोरोजोआ में चला जाएगा, यानी कि जितने भी हमारे ऐसे प्रोटोजोआंस होंगे जो दूसरों पर डिपेंड है अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने फूड के लिए। ठीक है, तो अपने पोषण के लिए जितने भी हमारे पैरासाइटिक एंड प्रोटोजोआंस है वे किस ग्रुप में रखे गए हैं, स्पोरोजोआ में रखे गए हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ सिलिएटा की, जो प्लेटलेटा की, सार्कोडिना की, तो इनमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है, मतलब ये परजीवी नहीं होते हैं। चलिए इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 14
तो प्रोटोजोआ की कौन सी क्लास पूर्ण रूप से अंतः परजीवी होती है भाई? तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। तो CPMT 2001 में पहले ये पूछा था और 1998 में ये क्वेश्चन ऐसे पूछा था। तो इसका भी ऑप्शन यही हो जाएगा क्या? स्पोरोजोआ भी इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा, स्पोरोजोआ। ठीक है, तो स्पोरोजोआ राइट आंसर। ठीक है, तो प्रोटोजोआ की कौन सी क्लास है ऐसी जो पूरी तरह से क्या होता है, इंटर पैरासाइटिक होता है, जैसे मनुष्य में स्पोरोजोआ। ठीक है, यानी कि प्लाज्मोडियम वगैरह, तो सारे के सारे कैसे होते हैं भाई? ये स्पोरोजोआ में रखे गए हैं। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 और स्क्रीन क्या कह रहा है कि निम्न को सुमेलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो एक तरफ लिखा हुआ है प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा दे दिए इधर, और एक दे दिया आपको उदाहरण दे दिया इधर। तो आपको मैं इसका एक ट्रिक अगर मैं बताऊं तो ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों आपको ट्रिक लगाना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका होगा। तो ट्रिक के माध्यम से अगर आप इस क्वेश्चन को करिएगा तो बहुत ही मौज आपकी आने वाली है इस क्वेश्चन में। तो देखो पहले पढ़ेंगे आप क्राइसोफाइटा, क्राइसोफाइटा चलिए समझ में नहीं आ रहा मान लीजिए, है ना। वैसे डाइटम्स होना चाहिए लेकिन फिलहाल आप समझ सकते हैं कि समझ में नहीं आ रहा है। डाइनोफ्लैजिलेट, देखो यूगुलिन, नाम से आपको पता चल गया कि यूगुलिनाइड, यूगुलिन, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से मैच हो रहे हैं। तो सी का फिलहाल आपका 2 है। तो देखो जहाँ सी का 2 है, कहाँ कहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो ये तो 2 का ठीक है। अब सी का 2 यहाँ पे भी है, सी का 2 यहाँ पे भी है। तो दोस्तों आप यहाँ पर कर सकते हो सी का ऑप्शन नंबर, सी का है सेकंड, और भाई पहले का है चौथा, और पहले का है वहाँ पर पहला। तो फिलहाल आपका जो ऑप्शन है वो ई के साथ यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई इज राइट ऑप्शन। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या कहता है भाई, उसको भी देख लिया जाए। पैरामीशियम के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पैरामीशियम के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं होगा? प्रतिकूल परिस्थितियों में शिष्ट बनाते हैं, तो ऐसा तो कुछ नहीं होता है। ठीक है, यह होता है, सत्य नहीं है। इसमें रॉन्ग पूछा है कि रॉन्ग गलत कौन सा है। तो प्रतिकूल परिस्थितियों में शिष्ट बनाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बनाते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में पैरामीशियम जो है वो शिष्ट बनाते हैं, शिष्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो पूरे शरीर पर अधिक संख्या में सीलिया होते हैं, ये बात भी ठीक है। आपको मैं बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि पूरी बॉडी पर पैरामीशियम की पूरी बॉडी पर दोस्तों क्या होता है भाई, सीलिया पाए जाते हैं। वहीं अगर मैं ऑप्शन नंबर सी की बात करूँ, प्रासरण नियम के लिए संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है, बिल्कुल भैया पाई जाती है, प्रेजेंट होती है। शिकार को पकड़ने के लिए सूडोपोडिया पाए जाते हैं, ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि पैरामीशियम को शिकार को पकड़ने के लिए किसी भी प्रकार के बाहरी ऑर्गन नहीं होते हैं, क्योंकि बाहरी शरीर जो होती है इसकी वो चप्पल के आकार की होती है भाई, और शिकार को पकड़ने के लिए कोई सूडोपोडिया नहीं पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, तो नहीं पूछा था तो नहीं के लिए नेगेटिव ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो 16 का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 17 की, अगर हम बात करें स्लाइम मोल्ड्स के लिए निम्न में से कौन से लक्षण का विकल्प सत्य है दोस्तों? तो बताइए। परजीवी प्लाज्मोडियम सत्य, भित्ति के साथ स्पोर्स का वितरण वायु धारा के साथ होता है। मर्तोपजीवी भित्ति रहित प्लाज्मोडियम स्पोर का वितरण जल के द्वारा होता है ना। तो परजीवी भित्ति रहित प्लाज्मोडियम स्पोर्स का वितरण जल द्वारा, मर्तोपजीवी भित्ति रहित प्लाज्मोडियम स्पोर्स का वितरण वायु के द्वारा। तो डी इज राइट ऑप्शन दोस्तों। इसमें कह रहा है कि स्लाइम मोल्ड्स की यहाँ पर बात हो रही है। तो स्लाइम मोल्ड्स की अगर मैं बात करूँ तो भैया मर्तोपजीवी भित्ति रहित प्लाज्मोडियम स्पोर का वितरण वायु के द्वारा इसमें होता है। तो डी इज राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। स्लीपर जंतु है मणिपाल, 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है कि स्लीपर जंतु किसे कहते हैं? चप्पल के आकार का भाई कौन है? पैरामीशियम चप्पल के आकार का होता है। ट्रिप्नोसोमा, एंटमीबा, नो ये नहीं होते इस तरह के। चलिए इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, तो प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में एक्सोफ्लैजिलेशन देखा जाता है। तो कहाँ देखा जाता है भाई प्लाज्मोडियम के
जब हम प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, तो एक्स फ्लैजिलेशन की अगर हम बात करें तो माइक्रोगैमेटोसाइट में ऐसा देखा जाता है। तो फिलहाल 19 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन है। तो माइक्रोगैमेटोसाइट, इसका मैं आपको लाइफ साइकिल जो है पूरा का पूरा बताऊंगा, तब आपकी समझ में क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 20 में क्या कह रहा है, प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में मनुष्य होता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या पूछ रहा है कि प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में भाई मनुष्य में क्या होता है, प्राथमिक होस्ट होता है और द्वितीयक होस्ट कहाँ होता है, मच्छर में होता है ना। द्वितीयक होस्ट कहाँ होता है भाई, मच्छर में होता है। तो आपके क्वेश्चन समझ में आया। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 की अगर हम बात करें, निम्न में से कौन एक कोशिकीय जीव है जिसमें एक मैक्रोन्यूक्लियस शारीरिक एवं पोषण कार्य करने के लिए एक या एक से अधिक माइक्रोन्यूक्लियस प्रजनन के लिए पाए जाते हैं। तो युगलिना, अमीबा, पैरामीशियम, ट्रिप्नोसोमा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, पैरामीशियम। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी पैरामीशियम इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करेंगे, सीडोपोडिया या कुटपात किस क्लास से रिलेट करता है भाई, सार्कोडीना से। इसमें तो आपको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका जो वर्ग सार्कोडीना है, अच्छा वर्ग सार्कोडीना को एक नाम से और जानते हैं जिसका नाम है राइजोपोडा। ठीक है, क्या नाम है, राइजोपोडा। तो इनका जो विशिष्ट लक्षण है सीडोपोडिया या कुटपात, सार्कोडीना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23, क्लास सिलिएटा के जंतुओं में, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि भाई पैरामीशियम के अंदर कितने केंद्रक होते हैं, 2 केंद्रक होते हैं। तो सिंपल सी बात है, मैं कह सकता हूँ कि क्लास सिलिएटा की जंतुओं में 2 केंद्रक पाए जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की अगर मैं बात करूं, तो अमीबा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, केंद्रक के द्वारा होता है, पैरापोडिया के द्वारा होता है, प्लाज्मोलेमा के द्वारा होता है, संकुचनशील। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैं आपको ये समझाया था। अमीबा तो भाई प्लाज्मा लेमा के द्वारा होता है। अगर उत्सर्जन की बजाय यहाँ पर श्वसन आता है तो फिर भी आपका प्लाज्मा लेमा ही आंसर राइट होगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25, तो कुटपात के निर्माण के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी है, रासायनिक परिवर्तन, सांद्रता में अंतर, ताप में अंतर, ताप में अंतर। तो क्वेश्चन नंबर 25 का बी इज राइट ऑप्शन, सांद्रता में परिवर्तन, जिसकी विस्कोसिटी है, अगर हम उसमें परिवर्तन करेंगे दोस्तों तो क्या होगा भाई, सांद्रता में अंतर, यानी कि इसमें अगर डिफरेंट होगा तो मैं कह सकता हूँ कि कुटपात के निर्माण के लिए इसमें कुछ ना कुछ पॉइंट्स हो जाएगा, कुछ ना कुछ गड़बड़, कोई ना कोई मिस्टेक्स हो जाएगी। तो भाई ये क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। तो दोस्तों आज की वीडियो में केवल हम इतनी ही बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 तक, यानी कि 25 क्वेश्चन आज की वीडियो में हमने सोल्व कर लिए कंप्लीट। तो कल यानी कि अगला वीडियो जो है होगा हमारा, वो सभी क्वेश्चनों को उखाड़ फेंकने वाला होगा। इसमें क्वेश्चन है भाई आपके 122 क्वेश्चन है दोस्तों। 122 क्वेश्चन हमारी अगली वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और आज की वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही। तो आप सभी का वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके मित्र कोई जानकार किसी तरह की जीव विज्ञान से संबंधित तैयारी कर रहा है तो उनको ये क्वेश्चन ज़रूर साझा कीजिए। और दोस्तों आज की मैं वीडियो में केवल इतने ही क्वेश्चन की बात करूँगा। इस अगली वीडियो के लिए आप रेडी रहिए। धन्यवाद।